हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग डीएनए के बारे में जानेंगे। हालांकि आप लोगों ने फिगर देखकर समझ ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना। आज हम लोग डीएनए के बारे में जानेंगे कि डीएनए क्या है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए की संरचना कैसी होती है, कैसे बना होता है, कहाँ पर होता है, कितना होता है, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं कि डीएनए क्या है। सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? राइबोस शुगर होती है, उसमें से राइबोस शुगर में से यदि ऑक्सीजन हटा दे, राइबोस शुगर मान लीजिए लिखें राइबोस शुगर, राइबोस शुगर का मतलब शर्करा है ना, राइबोस शुगर लिखें, इसमें से ऑक्सीजन को हटा दें तो कहा जाता है डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन ना हो। तो डीऑक्सी राइबोस मतलब इस राइबोस शुगर में ऑक्सीजन नहीं होता। प्लस न्यूक्लिक, न्यूक्लिक का मतलब ये न्यूक्लियस में पाया जाता है एसिड। एसिड मतलब अम्ल, यानी कि इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक, इसीलिए इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए कहाँ होता है? आप लोगों को पढ़ाए थे कोशिका के बारे में, तो आप लोगों ने देखा था ना कि कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, बीच में एक होता है न्यूक्लियस, होता है ना। इस न्यूक्लियस में पाया जाता है गुणसूत्र, यानी कि क्रोमोसोम। मानव के शरीर में, ह्यूमन में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 46 होती है। इस न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46, यही होते हैं ना। इस न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम की संरचना कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी होती है ना। इस क्रोमोसोम को यदि आप और खींचिए ऐसे, इसमें से खींचेंगे ना आप, तो आपको ऐसी संरचना मिलेगी। इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो क्रोमोसोम है ये किसका बना हुआ है? डीएनए का ही बना हुआ है। ये जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, इसको जब खींचेंगे तो आपको मिलेगा डीएनए। तो क्रोमोसोम को देखिए, क्रोमोसोम इसको ऐसे खींचिए, खींचने पे देखिए मिल रहा है क्या? डीएनए। इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम है किसका बना हुआ है? तो डीएनए का बना हुआ। एक कोशिका में लगभग 2 मीटर डीएनए होता है। कितना? 2 मीटर। बहुत होता है 2 मीटर, क्योंकि एक कोशिका कितनी सूक्ष्म होती है हमारे शरीर की, हम उसे मतलब आंखों से देख भी नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म होती है वो। उसके अंदर 2 मीटर डीएनए होता, बहुत होता। कितना मतलब महीन उसमें गुथा रहता होगा। तो ऐसे ही वो गुथ करके जैसे क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र बनाए रहता है, तो गुणसूत्र को जब आप खींचेंगे तो आपको डीएनए मिलेगा। ठीक, तो डीएनए अब क्रोमोसोम कहाँ है? न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक में। तो इसका मतलब डीएनए कहाँ है? केंद्रक में, है ना। तो उसी के बारे में आज पढ़ना है। ये जो हमारा डीएनए है वो केंद्रक में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। एसिड का मतलब क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आज हम लोग डीएनए की संरचना के बारे में जानेंगे। डीएनए की जो संरचना का मॉडल दिया था वो सबसे पहले सन 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में 2 वैज्ञानिक, वाटसन और क्रिक। वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लेता है कि डीएनए का मॉडल किसने दिया था। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी कि डीएनए के बारे में सब कुछ बताया था किसने? वाटसन और क्रिक ने बताया था। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब लगभग हर साल एग्जाम में पूछ लेता है कि डीएनए का जो मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। तो 2 वैज्ञानिक याद रखिएगा, वाटसन क्रिक, वाटसन क्रिक। ठीक, इन्होंने कब दिया था? सन 1953 ईस्वी में दिया था। इन्हें 1962 ईस्वी में डीएनए का मॉडल देने के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्हें पूछा जाए नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो सन 1962। इन्होंने 1953 में मॉडल दिया, 1962 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्यों मिला? इन्होंने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था, यानी कि डीएनए का मॉडल दिया था। ठीक, आगे देखते हैं। डीएनए जो बना होता है, डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो किससे किससे बना होता है? पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनीय क्षार। याद रखिएगा कि डीएनए का जो एक न्यूक्लिक अम्ल होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पेंटोज शर्करा,
फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनीय क्षारक। 3 चीज़ याद रखिएगा, 3 चीज़ से मिलकर ही डीएनए, यही 3 चीज़ें हैं जो डीएनए को बना रही हैं। यही आपस में जुड़ती जाएंगी, कड़ी से कड़ी बनती जाएगी और डीएनए की संरचना बनती जाएगी। ये 3 याद रखिएगा। एक तो पेंटोस शर्करा, जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोस शर्करा के नाम से जानते हैं। यहाँ डीएनए में पेंटोस शर्करा जो है हमें किस रूप में मिलेगी, तो पेंटोस शर्करा हमें यही डीऑक्सीराइबोस, यहाँ से डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक, डीऑक्सीराइबोस शर्करा के रूप में मिलेगी। तो पेंटोस शर्करा हो गई, फास्फोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रोजनीय क्षारक हो गए, यानी कि 3 चीज़ों से मिलकर के डीएनए अणु बने हुए होते हैं। ठीक, यही है डीएनए अणु। अभी हम लोग आगे देखेंगे तीनों चीज़ कहाँ कहाँ मिली हुई होती है। वैसे हमने यहाँ दिखाया हुआ है कि नाइट्रोजनीय क्षारक है, ये पेंटोस शर्करा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ ये फास्फोरिक अम्ल है। तीनों चीज़ें हैं ना, नाइट्रोजनीय क्षारक, पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, तीनों चीज़ें होती हैं। तब डीएनए के ही अणु आपस में इस प्रकार जुड़ जुड़ के इसे कड़ी से कड़ी बनाते जाएंगे और डीएनए बनते जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। जो नाइट्रोजनीय क्षारक होते हैं ये 4 प्रकार, मतलब इसके भी नाइट्रोजनीय क्षारक के आप अंदर देखेंगे तो वो 4 होते हैं। नाइट्रोजनीय क्षारक कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? लिखा हुआ ATGC, 4 लिखा हुआ ना, AGTC लिखा हुआ, AGTC 4 है, AGTC यही तो होता है। पूछा जाए नाइट्रोजनीय क्षारक कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन? AGTC, इसमें जो ऊपर वाला दोनों है AG, ये और ये, इन दोनों को कहा जाता है, इसको इरेज कर दे रहे थोड़ा सा, नाम याद रखिएगा। मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक, तो ये दोनों को प्यूरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। A और G दोनों, ये दोनों प्यूरीन है, और जो T और C है ये पिरीमिडीन है। ये क्या है? पिरीमिडीन। A और G प्यूरीन, T और C पिरीमिडीन। AG प्यूरीन, TC पिरीमिडीन। AG प्यूरीन, TC पिरीमिडीन। ठीक, AG प्यूरीन, T और C पिरीमिडीन, याद रखिएगा। ये 2 प्यूरीन होते हैं, ये 2 पिरीमिडीन होते हैं। ठीक, हमेशा प्यूरीन पिरीमिडीन से जुड़ा होता है, हमेशा प्यूरीन पिरीमिडीन से जुड़ा होता है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब 2 कुंडलित। ये देखिए, इसका एक कुंडल ये है, ऐसे जा रहा है, इसका दूसरा कुंडल ये है, ऐसे जा रहा है। ठीक, तो जो डीएनए होता है वो 2 कुंडलित होता है, लेकिन जो इसके स्थान पे आरएनए देखें तो वो सिर्फ ऐसा होगा, ऐसे, उसमें डबल स्ट्रैंड नहीं होगा। आरएनए बिल्कुल ऐसे सिंगल होगा, लेकिन जो डीएनए है वो सिंगल ना होकर के ऐसे डबल होगा, लेकिन आरएनए जो है वो सिंगल होगा। ठीक, तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि एक तरफ प्यूरीन होगा, दूसरी तरफ पिरीमिडीन होगा, इधर पिरीमिडीन होगा तो इधर प्यूरीन होगा, प्यूरीन पिरीमिडीन, पिरीमिडीन, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, क्योंकि प्यूरीन हमेशा पिरीमिडीन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, अभी आगे बता रहे हैं कैसे। AGTC, ये देखिए, A है, T से जुड़ा हुआ है। A क्या है यहाँ पे? प्यूरीन। T क्या है? पिरीमिडीन। AT से जुड़ा है, प्यूरीन पिरीमिडीन से जुड़ा। G है, C है, G C से जुड़ा हुआ है। G देखिए क्या है? प्यूरीन। C क्या है? पिरीमिडीन। G C से जुड़ा हुआ मतलब प्यूरीन पिरीमिडीन से। ऐसे ही पूरी श्रृंखला में ये जुड़ा रहेगा। ठीक, तो यदि मान लीजिए ऐसे जुड़े हुए होते हैं ना, हमें एक श्रृंखला पता चल जाए तो हम दूसरी श्रृंखला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए एक श्रृंखला में कुछ ऐसी मिल जाए, ये है एक श्रृंखला, मान लीजिए ये डीएनए की है, जिसके एक ऊपर जो नाइट्रोजनीय क्षारक है वो ऐसे लगे हुए हैं, ATGCGATCTT ऐसे है। ठीक, तो अगली श्रृंखला तो हम लोग पता कर सकते हैं ना, क्योंकि A जो हमेशा T के साथ जुड़ता है, हमने बताया A T के साथ जुड़ेगा हमेशा। ए कभी, हाँ, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर प्यूरीन पिरीमिडीन से जुड़ता है तो ए जो है सी के साथ क्यों नहीं जुड़ जाता, जो जी है वो टी के साथ क्यों नहीं जुड़ता। तो ऐसा कभी नहीं होता कि अगर ये प्यूरीन है आप इस वाले पिरीमिडीन से जोड़ दें। हमेशा ए वाला प्यूरीन जो है वो थायमीन के ए जो है टी से जुड़ेगा, जी जो है वो सी से ही हमेशा जुड़ेगा। ठीक, तो ए जो है यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला में ए है ना, तो अगला यानी कि टी से जुड़ा होगा,
इधर टी है तो ए से जुड़ा होगा, जी है तो सी से, सी है तो जी से, जी है तो सी से, ए है तो टी से, टी है तो ए से, सी है तो जी से, टी है तो ए से, टी है तो ए से। यही तो होगा। एक श्रृंखला हमें मालूम है तो दूसरी श्रृंखला हम निकाल सकते हैं। अब इन चारों का फुल फॉर्म क्या होता है? AGTC। ए का मतलब होता है एडिनिन, ए का मतलब होता है एडिनिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, टी का मतलब होता है थायमिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन। एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, 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 साइटोसिन। यही चारों इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ATGC का फुल फॉर्म एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। ठीक, ये डबल स्टैंडर्ड होता है क्योंकि ये इसके दो कुंडल आपस में लिपटे हुए होते हैं एक सीढ़ी की तरह। ठीक, एक ये कुछ इस प्रकार। ठीक, एक दूसरे बिल्कुल सीढ़ी की तरह से लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये डबल स्टैंडर्ड होता है। अगला है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये इसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहलाती है। चेन क्यों? चेन मतलब श्रृंखला, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे हज़ारों की संख्या में न्यूक्लियोटाइड एक चेन की तरह जुड़े हुए होते हैं। फिर वही दोनों चेन, यही चेन जो है इसके ऊपर आकर के ऐसे कुंडलित हो जाएगा, ये ऐसे कुंडलित हो जाएगा, तो ये एक श्रृंखला द्विकुंडलिनी श्रृंखला बना लेगा। लेकिन ये एक पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 चेन होती हैं। ठीक, आगे है ATGC प्लस SP। इसका मतलब क्या हो गया? ATGC तो यही नाइट्रोजनी क्षारक हो गए, ये यही हो गए ना, प्यूरिन और पिरिमिडिन यानी कि एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजनी क्षारक हो गए, यही हुए। अगला है S। इसका मतलब यहाँ पर है सुगर। सुगर मतलब ये वाली पेंटोस सुगर जो भी हमने बनाया, जिसे डीऑक्सीराइबोस सुगर भी कहते हैं। और ये P का मतलब फास्फोरिक अम्ल। हमेशा जो डीएनए का चेन बनेगा उसे हम लोग कहेंगे कि ये यही 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है जो हमने ऊपर बताई, ATGC, S और P। कैसे? देखिए, ए है ना यहाँ पर, ये इसका एक न्यूक्लियोटाइड क्षारक है, ये वाला। ये किससे जुड़ा है? थायमिन से जुड़ा हुआ, यही है ना दूसरी तरफ वाला। ये इसका एक न्यूक्लियोटाइड क्षारक है, ये किससे जुड़ा हुआ है? साइटोसिन से जुड़ा हुआ, यही है। देखिए यहाँ पर जो ATGC को इस चारों में से कोई एक होगा, अगले वाले से जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ए है ना, ए किससे जुड़ा है? T से जुड़ा हुआ है। अभी ये किससे जुड़ता है? ये वाला स्थान यानी कि किन बॉन्ड है ना बीच में, ये बंद, ये किस चीज़ का बना हो इसको भी बताएंगे। पहले ये देख लीजिए कि जो एडिनिन है ये थायमिन से जुड़ा हुआ है, थायमिन से जुड़ा हुआ है। बगल में इसके S है यानी कि शुगर है, शर्करा है, ये शुगर के साथ जुड़ता है। शुगर फॉस्फेट से जुड़ता है। शुगर के तीसरे कार्बन से ऊपर की ओर फास्फेट जुड़ा होता है और 5वें कार्बन से नीचे की ओर ये वाला कार्बन, ये 5वां कार्बन है। लेकिन अगला वाला जो शुगर है इसका ये तीसरा कार्बन ऊपर वाला हो गया, ये फॉस्फेट जो है ऊपर की तरफ तीसरे कार्बन और नीचे, इसको नीचे की तरफ देखेंगे तो ये 5वें कार्बन से जुड़ा होता है। यानी कि 3' से 5' की ओर आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए एडिनिन है और ये शुगर है। ठीक, ये ऊपर की तरफ तीसरे कार्बन से जुड़ेगा, नीचे की तरफ 5वें कार्बन से। अब जो इसका अगला वाला भाग आएगा, ये वाला अगला भी तो जुड़ेगा, यहाँ पर और जुड़ेंगे, ऐसे चैन बनाता है ना। तो जो अगला वाला होगा ये ऊपर की तरफ, ये भी तो तीसरे वाले से जुड़ेगा, लेकिन इसकी तरफ जो 5वां वाला आ रहा है ये इससे जुड़ा होगा, तो तीसरा 5वां से जुड़ा होगा, तो इधर नीचे 5वां होगा, फिर अगला तीसरा, फिर 5वां, ऐसे ही श्रृंखला चलती रहती है। ठीक, तो ये हमेशा जो है 5' से 3' की ओर गति करता रहता है। अब देखिए यहाँ 5' है ना, ये बनेगा और आगे, तो इसे 5' से 3' की ओर ऊपर की ओर गति, इसे हम लोग कहते हैं ये 5' श्रृंखला, इसे कहेंगे 3' श्रृंखला। तो ये हमेशा 5' से 3' की ओर यानी कि ऊपर की ओर ऐसे बनता रहता है। इस वाले में देखें तो इधर 5' है, इधर 3' है, तो ये ऊपर से नीचे की ओर बनता रहता है। ये जो एडिनिन और थायमिन के बीच में हमने 2 ऐसे बॉन्ड लगाए हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 बंध लगाए हैं ना, तो इन बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बंध। ये बॉन्ड जो है किसका होता है? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
एडिनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन के 2 बंधों द्वारा जुड़ा होता है। ग्वानिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के 3 बंधों द्वारा जुड़ा होता है। एडिनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन के 2 बंधों द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के 3 बंधों द्वारा जुड़ा होता है। ठीक, आगे देखते हैं। शर्करा अंदर और फास्फोरिक एसिड बाहर की ओर। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, सरलता से दिख रहा है। ये श्रृंखला इसकी ऐसी ही बनेगी, ठीक, इधर बनेगी, इधर बनेगी, यानी कि मान लीजिए इस स्ट्रक्चर में देखें, ये श्रृंखला यही है ना बाहर की ओर, तो ये सी है, यानी कि हमारा नाइट्रोजन क्षारक है। किन किन चीज़ों से मिलकर बना है? शर्करा और फास्फोरस। तो इसके देखिए, इसके बाद शर्करा है, उसके बाद फास्फोरस है। इसमें भी देखिए, इसके बगल में शर्करा, इसके बगल में फास्फोरस। इसका मतलब यहाँ पर पहले शर्करा जुड़ेगी इसके साथ, उसके बाद फास्फोरस जुड़ेगा, ऐसे जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें जो शर्करा होती है वो अंदर की ओर और फास्फोरिक अम्ल जो है वो बाहर की ओर होता है। ठीक, हमेशा 5' से 3' की ओर गति करेगा। जैसे ये DNA है ना, ये इसका 5' सिरा है मान लीजिए, तो इसका जो इधर वाला सिरा होगा ये क्या होगा? 3' होगा। ये ऐसे वृद्धि करेगा। अब ये वाला इसके उल्टा होगा, हमेशा इसका अपोजिट यानी कि एंटी पैरेलल होगा। एंटी पैरेलल यानी कि एक दूसरे के प्रति समानांतर होगा। ठीक, एक दूसरे के प्रति होगा, उल्टा होगा। इधर 3' है तो इधर 5' होगा, इधर 5' है तो इधर 3' होगा। अब देखिए ये वाला 5' है ना, तो इसका दूसरा सिरा देखिए 3' होगा। 3' है ना, दूसरा वाला सिरा 3' है, ये वाला सिरा 5' है, तो इसका भी दूसरा सिरा जो है वो 3' है। हमेशा एक सिरा दूसरे सिरे के अपोजिट होगा, और ये जो कुंडल है ये भी एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक, इधर 3' है, इधर 5' है। आगे क्षार हाइड्रोजन बंध, अभी हमने बता दिया कि जो ये क्षारक होते हैं, एडिनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन के 2 बंधों द्वारा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन के 3 बंधों द्वारा जुड़ा होता है। एक दूसरे के पूरक श्रृंखला होती है। ये बताइए, ये एक श्रृंखला हो और ये दूसरी ना हो, तो क्या DNA का जो मॉडल है, कुंडल है, वो पूर्ण होगा? नहीं होगा। यही इसीलिए कहते हैं कि ये जो श्रृंखला है ये एक दूसरे की पूरक होती है, मतलब एक दूसरे को पूरा कर रही होती है। एक तरफ वाली श्रृंखला ले ले और दूसरी तरफ वाली श्रृंखला ना ले, DNA का मॉडल होगा ही नहीं, क्योंकि DNA को जैसे ही आप अलग करेंगे वो फिर से अपना द्विगुणन करने लगेगा। इसके अंदर क्षमता होती है कि मान लीजिए DNA के आप एक कुंडल को काट कर अलग कर दें, ऐसे कर दें, इसको खोल दें, कुंडल को खोल दें, ऐसे हो जाए। ठीक, ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन एडिनिन जो भी हो ऐसे हो जाए, तो ये तुरंत ही, मतलब इधर 5' है, इधर 3' है ना। तो अभी हमने बताया 5' से 3' की ओर गति करता है। इसका मतलब ये 3' है तो इधर 5' होगा अगला वाला, तो इधर से तुरंत ये अपना क्या करने लगेगा? रेप्लिकेशन यानी कि द्विगुणन करने लगेगा। 5' से ऐसे, ये नीचे से ऊपर की ओर, इधर 5' है ना, तो ऐसे ऊपर की ओर ये तुरंत अपना द्विगुणन करने लगेगा, क्योंकि ये सिंगल रहेगा ही नहीं। सिंगल है तो वो तो RNA है ना, DNA सिंगल नहीं होता। और RNA जो क्षारक होते हैं, यदि जो एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन है 4, इसी में से थाइमिन को हटा दिया जाए, इसके स्थान पे U लगा दिया जाए, U का मतलब यूरेसिल, तो ये हो जाएगा RNA। क्या हो जाएगा? ये RNA के क्षारक हैं। एडिनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये RNA के क्षारक हैं। लेकिन यूरेसिल को हटा के थाइमिन लगाया तो एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये DNA के क्षारक हैं। ठीक, यहाँ इतना बताया। ठीक, यदि थाइमिन के जगह पे यूरेसिल लगा दिया जाए तो वो RNA के क्षारक हो जाएंगे। यदि यूरेसिल को हटा कर थाइमिन लगा दिया जाए तो वो DNA के क्षारक हो जाएंगे। ठीक, आगे है एंटी पैरेलल। एक दूसरे के ये हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। सिर्फ रिप्लिकेशन, अभी हमने बताया कि इनके अंदर सिर्फ रिप्लिकेशन यानी कि इसको काट के अलग कर देंगे तो इनके अंदर ये क्षमता होती है कि अपना द्विगुणन स्वयं जल्दी जल्दी करने लगते हैं। ठीक, DNA से ही RNA का निर्माण होता है। ये जो DNA है इसी के ऊपर RNA का निर्माण होगा। RNA कहीं अलग से नहीं बनता, DNA के ऊपर ही RNA का निर्माण होता है। ठीक, यही DNA ही RNA का भी निर्माण करेगा। आगे ये जो DNA की चौड़ाई होती है, ये दिख रही है ना आपको, ये कुंडल की ये चौड़ाई ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ मान लीजिए ये एडिनिन है और डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ा हुआ है, ये ग्वानिन है, ये ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। अब ये कितनी दूर बाद फिर और कोई कुंडल आएगा? ये बीच की जो दूरी होती है, ये एक क्षारक और दूसरा क्षारक, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 3.4
4 एंगस्ट्रॉम। याद रखिएगा कि एक क्षारक और दूसरे क्षारक के जो बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये एक कुंडल में, इसे कहते हैं कुंडल, इसे क्या कहते हैं, कुंडल। ठीक, एक कुंडल में 10 क्षारक होते हैं। एक कुंडल में कितने क्षारक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक कुंडल में 10 क्षारक होते हैं। ठीक, तो ये एक और दूसरे, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4, यानी कि इस पूरे कुंडल की जो लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। ये पूरे कुंडल की अगर लंबाई पूछा जाए, इस एक कुंडल की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम और 2 क्षारों के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रखिएगा, हेरेडिटरी मटेरियल है ये। आप लोगों ने पढ़ा, जब आप लोगों को पूरा जो चैप्टर मेंडल वाला पढ़ा दिया, आनुवांशिकता, वंशागति, यानी कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य कौन कर रहा था, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र किससे बना है, डीएनए से ही तो बना हुआ है। तो इसीलिए इसको हेरिडिटरी मटेरियल कहा जाता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को ले जाने के लिए यही तो है। ये ना होता तो लक्षण को कौन ले जाता, यानी कि यही मटेरियल है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। ठीक, ये हो गया डीएनए के बारे में। आज हम लोग डीएनए के बारे में इतना जाने, बाकी और भी डीएनए के बारे में इतना खत्म नहीं हो, डीएनए चैप्टर बड़ा है और इसके बारे में भी बहुत कुछ बचा हुआ है, तो और हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इतना ना समझ में आया जो डीएनए के बारे में वो आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।